किसी ने सही कहा है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। जरूरत होती है सिर्फ एक फैसले की और उस फैसले पर टिके रहने की। ज्यादातर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक फैसला किया और उस पर डटे रहे और बदल डाली अपनी और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगी। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस, परिश्रम से पहचान तक। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, 15 अगस्त एक हम सब लोग मिलके पूरा भारत, पूरे भारतीय हम सब लोग मिलके मनाते हैं और आज ये दिन हम इस वेब सीरीज के माध्यम से एक ऐसे यूथ आइकॉन के साथ मनाएंगे जो मेरा मानना है एक बहुत बड़ी यादगार बनेगा। दोस्तों, मैं उस यूथ आइकॉन को आपसे मिलवाऊं, बट उससे पहले मैं आप सब लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा। लाखों व्यूअर्स इस वेब सीरीज, केवल 2 एपिसोड अभी तक हमारे पास आए, 3 एपिसोड हमारे पास आए और 3 एपिसोड के बाद लाखों व्यूअरशिप, हजारों मैसेजेस, फेसबुक बात कीजिए, इंस्टा पे बात कीजिए, व्हाट्सएप पे बात कीजिए, इतना प्यार जो आप लोग इस वेब सीरीज को दे रहे हैं, रियली थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों, एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, यूथ आइकन, बहुत सारे लोगों का मैसेज था कि सर क्या हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, आप भी, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बट उसके लिए आपको बनना होगा यूथ आइकॉन। और यूथ आइकॉन का क्राइटेरिया हम लोग ऑलरेडी मार्केट में दे चुके हैं, जो आप देखिए उसे कि यूथ आइकॉन जो भी आप बन सकते हैं। और जब आप यूथ आइकॉन बनते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ होते हैं और आपकी कहानी ना ही केवल आपकी जुबानी, आपकी फैमिली की जुबानी पूरा वर्ल्ड देखता है। दोस्तों, जुलाई मंथ जो लास्ट मंथ अभी गया, आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स जारी किए। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले गाइडलाइंस आ चुकी थी, बट जुलाई में अब रूल्स डायरेक्ट सेलिंग के आ चुके हैं और मैं आपको सही मायने में बधाई देना चाहूंगा आज स्वतंत्रता दिवस पे, क्योंकि वेस्टीज एक ऐसा परिवार है जो भारत सरकार के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से ही आगे बढ़ रहा है। आपका कैरियर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो वेस्टीज में आप बनाना चाहते हैं बहुत सिक्योर है। हम भारत सरकार के जितने नियम, कायदे, कानून जैसे भी आते रहेंगे, हम उसी हिसाब से, उसी दिशा से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, गाइडलाइंस पहले आ चुकी थी, रूल्स अब आ चुके और अब हमें इंतजार है केवल लॉ का, कि डायरेक्ट सेलिंग का लॉ भी अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात। दोस्तों, आज के यूथ आइकॉन से मैं आपको मिलवाऊं, बट आज एक बात आप लोगों से करना चाहूंगा। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला, एक सेलिब्रिटी से मिला, एक यूथ आइकॉन से मिला जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं और आज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यस, आपने सही सुना, वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। इवन आईपीएल में भी वो खेलते रहे, रादर अभी भी खेलते हैं और साथ ही साथ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन चुके हैं। मैं उनसे मिला तो मैंने एक क्वेश्चन उनसे पूछा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा, जब आप इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, बहुत लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, चीयर कर रहे होते हैं, कभी वर्ल्ड कप में आप खेलते हैं, कभी नॉर्मल सीरीज आप खेलते हैं और हजारों लोग चीयर कर रहे होते हैं स्टेडियम में। क्या आप नर्वस होते हैं? क्या आपको भी स्ट्रेस होता है? दोस्तों, उस व्यक्ति ने बहुत ही सिंपल सी स्माइल से मुझे एक आंसर दिया।
मुझे एक आंसर दिया, एक छोटी सी स्माइल से उन्होंने आंसर दिया। उन्होंने कहा दीपक, बॉलर केवल एक काम कर सकता है, वो बॉल फेंक सकता है, इससे ज्यादा वो कोई काम नहीं कर सकता। बॉलर केवल एक बैट्समैन को बॉल फेंक सकता है। मैं स्ट्रेस क्यों लूं? मुझे पता है कि बॉलर केवल बॉल फेंक सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बट मैं यानी कि एक बैट्समैन क्या कर सकता है? उन्होंने कहा कि मैं उसको देख सकता हूं बॉल को, और मेरे हाथ में वो बैट है जिससे मैं उस बॉल को खेल सकता हूं। तो मैं स्ट्रेस क्यों लूं? यानी कि जब एक बॉलर एक बॉल फेंकता है तो मेरे पास जो आंखें हैं उससे मैं फोकस्ड होता हूं उस बॉल को देखने के लिए, और मेरे हाथों में जो बैट है उससे मैं वो एक्शन लेता हूं उस बॉल को वापस बाउंड्री पार करने के लिए। दोस्तों, शायद लाइफ भी तो ऐसी ही है कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम, स्ट्रगल, जो भी आप वर्ड दे लीजिए, वो आती रहती हैं। एक बॉल के मुताबिक वो बार बार आती रहती हैं, बार बार आती रहती हैं। क्या आप फोकस्ड हैं? क्या आप उस बॉल को खेलने के लिए, या स्ट्रगल या प्रॉब्लम, जो भी वर्ड आप कह रहे हैं, उसको खेलने के लिए तैयार हैं? एक्शन लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं? और यही दो चीजें जो उन्होंने मुझे सिखाई। अगर आपकी ये जिंदगी में आप फोकस्ड हो और आप एक्शन सही लेते रहें, तो बॉलर कोई भी हो, बाउंड्री पार बॉल जाएगी ही जाएगी। दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आज मैं जिस यूथ आइकॉन को आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो कोई और नहीं, गोरखपुर से हमारे सबके चहेते मिस्टर इरशाद, मिस्टर सैयद इरशाद भाई और राबिया मैम। इरशाद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वेस्टीज यंग प्रेन्योर वेब सीरीज में। इरशाद भाई, कैसा लग रहा है यहां पे बैठ के? पहले तो अनुभव जानना चाहूंगा, कैसा महसूस हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कि आप सबको और तमाम वेस्टिजियंस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर, आज रियल बता रहा हूं, अपनी ज़िंदगी में बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं बहुत थैंक्सफुल हूं। करोड़ों थैंक्स है वेस्टीज मैनेजमेंट को, जिसकी विजनरी नज़र की वजह से, विजनरी सोच की वजह से मेरे जैसे इंसान की ज़िंदगी में ये मौका आया, वरना ये इंसान कहीं और होता। आई नो इरशाद भाई, बहुत टफ लाइफ, राइट? और आज इस एपिसोड के माध्यम से बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। और मैं नहीं जानता कितने व्यूअर्स ये जानते हैं कि इरशाद भाई आप ब्लाइंड हैं, आप देख नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं देख सकते इरशाद भाई? बिल्कुल भी नहीं, या थोड़ा सा पार्शली ब्लाइंड? क्या है बेसिकली? और क्या ये जन्म से ही आप ब्लाइंड हैं, या बीच में कोई ऐसी चीज हुई थी जिसके कारण आपकी आईज चली गई? नहीं, मैं पहली बात तो बाई बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ, और मैं आज के डेट में तो 100% ब्लाइंड हूँ। और ये ब्लाइंडनेस मुझे हुई थी एजुकेशन लेने के दौरान। मुझे एक बीमारी हो गई थी, रेटिनोपैथी पिगमेंटोसा, जो डॉक्टर्स की नज़र में एक जेनेटिक डिसऑर्डरिंग है। ओके। और इसका कोई पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है? अभी यूएस में भी इस पे रिसर्च चल रहा है, लेकिन कहीं कोई रिसर्च अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है कि उस पर कुछ काम हो, और अभी तक पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। और ये जो बीमारी हुई आपको, आपने कहा एजुकेशन के दौरान हुई, तो एजुकेशन तो बचपन में ही थी? मतलब बचपन में कैसे थे आप? स्कूल में जब जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी आपको देखने में? नहीं, स्कूल का टाइम मेरा ठीक था, स्कूल अच्छे से गुजरा है। मैं पढ़ने में भी ठीक ठाक था। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत टैलेंटेड था, लेकिन मैं एक नॉर्मल लड़का था। कौन से, कहाँ स्कूलिंग कहाँ से हुई? गोरखपुर से ही हुई थी या कहीं और से हुई थी? नहीं, मेरी स्कूलिंग जो है गोरखपुर से ही हुई थी। मेरी मम्मा एक टीचर थी, और मैं चूँकि बचपन की मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं थी। जब मैं पैदा हुआ था तब हमारे परिवार की सिचुएशन बहुत अच्छी थी। मेरे पापा एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्होंने वक्त को शायद नहीं पहचाना, इसलिए उनकी इंडस्ट्री में रिसेशन आया और बहुत सारे लफड़े हुए, जिसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई और उनको बहुत लॉस हुए।
क्या क्या करते थे आपके फादर? एक्चुअल में मेरे पापा जो थे वो एक मैन्युफैक्चरर थे वेट एंड मेजर के। अच्छा, ओके। वेइंग मशीन्स जो आती थी बेसिकली हाँ, उसके। जो ये केजी वाला बटखरा हाँ, जो बट बनता है राइट 50 राइट। ग्राम 100 ग्राम, हाँ, तो उसी की वो ढलाई होती थी हमारे यहाँ। ओके ओके। तो वो फैक्ट्री थी और वक्त बदलता गया, कुछ आपसी फैमिलीज जो है डिस्टरबेंस की वजह से वो पूरी इंडस्ट्री उनकी बर्बाद हो गई और लाखों रुपए उस जमाने में बर्बाद हुए जब मेरी उम्र 3-4 साल की रही होगी तब। ओके, जन्म जन्म कौन से साल में हुआ था? तकरीबन 78 में। 78, राइट। और 3-4 साल यानी कि जब 82 हुए तो फादर के साथ ये क्राइसिस हुआ जी जी। और आपने स्कूल जाना शुरू कर दिया था उसके बाद? हाँ, स्कूल तो मेरी शुरू हो गई थी लेकिन फैमिली में बहुत क्राइसिस आ गए थे और ऐसा भी मेरी मम्मा का बताना है कि हम लोगों ने अपने घर में ऐसे भी दिन देखे हैं जब 2-2 दिन खाने के लिए नहीं होते थे। 2-2 दिन खाने के लिए जी, नहीं? 2-2 दिन खाने के लिए नहीं होते थे और मेरी मम्मा जो थी वो बहुत कह सकते हैं कि लेबोरियस लेडीज थी और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। हम्म। तो उनको 1985 में टीचर की जॉब मिली और वो जूनियर हाई स्कूल में एज ए टीचर उन्होंने जो है अपनी करियर की शुरुआत किया और इस तरीके से। और उस वक्त फादर क्या करते थे? अब बिजनेस खत्म हो चुका था तो फादर ने भी कुछ और करना शुरू किया या? नहीं, कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि मेरे फादर, चूंकि देखिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी डीमेरिट आती है जो मैंने अपने पापा से सीखा है, वो ये है कि जब कोई बड़ा काम कर लेते हैं तो उनसे छोटा काम कोई हो नहीं पाता है। अब लाखों में खेलने वाला इंसान वो हजारों में खेल नहीं पाता है और शायद वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि जो घटना घटनी थी घट गई और वो शायद एक्सेप्ट किए होते तो जीवन में आगे बढ़े होते। ऐसे उन्होंने थोड़ा बहुत और कुछ बहुत ट्राई किया, वो ठेकेदारी वगैरह कंस्ट्रक्शन में इधर उधर किया लेकिन उनको कामयाबी मिली नहीं। और मम्मा ने 1985 में जॉब शुरू किया। तो कितने भाई बहन? उस वक्त तो हमारे पास 4-5 भाई बहन हम लोग टोटल थे, लेकिन अभी जब हम लोग की बात करें तो टोटल हमारी 5 बहनें और हम 2 भाई हैं। 5 बहनें और 2 भाई? जी, राइट, ओके। और उस वक्त जैसे आपने बताया 4 या 5 के आसपास थे बेसिकली, बट इंपॉर्टेंट था अब आप स्कूल में जाते थे, मम्मा टीचर थी, मम्मा की सैलरी से अब पूरा घर चलता था? बिकॉज पापा जो भी करते थे बहुत कमा पाते थे या नहीं कमा पाते थे, या मम्मा की सैलरी से ही अब केवल घर चलता था? नहीं, मेरे घर का पूरा पालन पोषण, वो सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई कपड़ा हर चीज वो मम्मी के सैलरी से ही डिपेंड था। और मम्मा की सैलरी कितनी थी उस वक्त? मुझे याद है सर 750 रुपए। 750 रुपए? और तकरीबन हस्बैंड वाइफ यानी कि मम्मा फादर और 5 बहन भाई, राइट? तो उस वक्त और 750 रुपए में ये सारा घर का गुजारा चलता था। तो बचपन में कुछ अरमान होते होंगे बच्चे ऐसा कि मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आप बोलते थे अपनी मदर को मुझे ये चाहिए, तो कैसे क्या रिस्पॉन्स आता था पापा का या मम्मा का? सर पहली बात तो ये था कि हम अपने घर की बहुत अच्छी सिचुएशन समझ चुके थे तो हम डिमांड करते नहीं थे। डिमांड ही नहीं करते थे? कोई डिमांड नहीं होती थी बचपन में कि मुझे कुछ ऐसा खाना है या कुछ चाहिए मुझे खेलने के लिए? कोई डिमांड नहीं? सर हमने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपने घर का हिसाब किताब देखा तो क्या डिमांड करते। जब स्कूल में कैसे थे? पढ़ाई में ठीक थे सर, मम्मी के साथ पढ़े हैं। आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाई लिखाई किया है, मेरा जो बेसिक एजुकेशन है वो मेरी माँ का दिया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें मेरी माँ ने ही मुझको बचपन में पढ़ाई और प्राइमरी तो मैंने उन्हीं के साथ पढ़ी। ओके। और जब स्कूल में चले गए 2nd क्लास, 5th क्लास, 10th क्लास, कितना 10th क्लास तक क्या थॉट प्रोसेस हो गया था? 10th में मैं जब था, 9th में मैं गया था तो मैंने अपनी मम्मा से एक बात कही थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। देखिए उस वक्त ही मेरे पास एक ड्रीम आ गया था। और मैं ये पूछने वाला था कि 10वीं क्लास तक कोई ऐसा ड्रीम था कि जो आपको पता चले कि मेरे को ये बनना है एक्चुअली में? हाँ, ऐसा ड्रीम आ गया था मेरे पास और एक्चुअल में मैं उसी वक्त अपने घर की तमाम चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरीके से फील कर पाता था और मेरे दिल में ये रहता था कि मैं बड़ा होके और अपने माँ की तमाम परेशानियों को दूर करने वाला बच्चा बनूंगा और अपने घर की तमाम दिक्कतों को दूर कर दूंगा।
तो मेरा एक सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, एमबीबीएस करूंगा और मैं एक ऐसा डॉक्टर बनूंगा जिसकी अपनी एक पहचान होगी और मेरे माँ बाप को मेरे नाम से इज्जत मिलेगी। वंडरफुल। राइट, ये सोच आ गई थी 9th 10th में, हाँ, जी। और फोकस कर लिया था कि डॉक्टर बनूंगा। बनूंगा। 10th में कितने % मार्क्स आए? 10th में तकरीबन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। हाँ। वंडरफुल। तो साइंस लिया आगे डॉक्टर बनने हाँ के लिए? बिल्कुल, बायो से ही मैं पढ़ा। और 11 12th में क्या था, क्या क्या सब्जेक्ट थे? बीएससी में मैं 10th+2 में जो है बायो था मेरा, केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, इंग्लिश थी और मैथ और Okay. हिंदी था। अच्छा, ओके। तो ये सब्जेक्ट। तो 12th में कितने नंबर आए? 12th में मेरे नंबर 2nd पोजीशन थे मेरे, और तकरीबन 58% के आसपास का मार्क्स था। 58%। राइट। हाँ। और ऑटोमेटिकली तो डॉक्टर बनने के लिए बिल्कुल तैयार थे कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है और उसी की श्रेणी में मैं आगे चलूं? जी जी, वो बिल्कुल क्लियर था। एक्चुअल में वहाँ पे एक घटना घटी थी जो मैं ज़रूर आपसे सर शेयर करना चाहूँगा। श्योर। मैं जब हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे करके तैयारी कर रहा था तो मैंने अपनी मम्मा से ये बात कही थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। तो चूंकि मैं अपने घर की सारी सिचुएशन जानता था तो मेरी मम्मा ने मुझसे एक बात कही थी, कहा देख बेटा, मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं तुझे कहीं बाहर भेज के तैयारी करा पाऊंगी, और अगर तेरे ऊपर सारा पैसा खर्च कर दूंगी तो पूरी फैमिली में सारे बाकी तेरे भाई बहनों को कैसे पढ़ाऊंगी। तो इसलिए बेटा देख, अगर स्कॉलरशिप कहीं से मिल जाए और तू उसमें पढ़ ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझसे इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करना, तू सारी हकीकत जानता है। उस वक्त मुझे एक बहुत बड़ी सबक मिली थी। मैंने पढ़ाई तो अपनी बहुत मेहनत से बढ़ा दी थी, लेकिन उस वक्त मुझे एक सबक मिली थी कि जब मैं बड़ा हूँगा तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आने दूंगा कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची ये कहे कि मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, तो मैं उससे ये कह पाऊँ कि भाई देख, प्यार तो मैं तुझसे बहुत करता हूँ, लेकिन बेटा देख, ये मेरे बस का नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता। ऐसा नहीं है कि मैं अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता, मैं रियल बता रहा हूँ। सलूट है उस माँ बाप को जिसकी वजह से मैं इस संसार में आया, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं होता, शायद मैं आज आपके बीच भी नहीं होता। आई नो, बिल्कुल इरशाद भाई, हर माँ बाप को सल्यूट है, नो डाउट अबाउट इट। ऑब्वियसली कहते हैं ना, एक फीमेल तो जननी क्रिएटर है एक्चुअली में, और मैं तो कहता हूँ ये संसार केवल एक फीमेल से ही तो चल रहा है, क्रिएशन से ही तो चल रहा है, और क्या है। 12वीं पास हो चुकी थी, राइट। अब कॉलेज डॉक्टर बनने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, नहीं मिली थी 12वीं में? नहीं सर, नहीं मिली। तो क्या थॉट था कि अब मैं कैसे आगे बढ़ूं, डॉक्टर बनना जाऊं या कुछ और करूं? नहीं, थॉट प्रोसेस मेरी बिल्कुल चेंज नहीं हुई थी। और बीएससी में मैंने एडमिशन कराया था, क्योंकि मेरा जो कौन से कॉलेज में? नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बड़हलगंज। बड़हालगंज जी। ओके, गोरखपुर के पास ही। हाँ, ओके गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ही संबद्ध है, वो एफिलिएटेड है। ओके। और मैंने वहीं से बीएससी में एडमिशन कराया था। चूंकि जो हमारे टीचर्स थे, जो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो के जो टीचर थे इंटरमीडिएट में, उन सब ने ये बात कही थी कि हाँ तुम तैयारी करो, तुम बहुत अच्छे हो और बिल्कुल तुम्हारी तैयारी ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और तुम जो है ज़रूर क्वालिफाई कर जाओगे और तुमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। ओके। तो 5 बहन भाई थे, पांचों में सबसे बड़े आप थे या किस नंबर पे आप? नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े, और बाकी सारे के सारे छोटे? जी। राइट। तो 5 बहनें और 2 भाई, जी। और सबसे बड़े आप, और उसके बाद बहनें और फिर भाई, राइट। ओके। जब स्कूल में जाते थे, अब एज अ बड़े, अब आपके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप स्कूल में भी जा रहे हैं या कॉलेज में भी जा रहे हैं। तो जब कॉलेज में जाते थे तो ऐसा लगता था, मम्मी की सैलरी तो बहुत छोटी सी थी उस वक्त, तो ऐसा लगता था कि अपने जो मेरे सपने हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं, उसको छोड़ देता हूं यार, बट मैं अपने भाई बहनों को भी मदद करता हूं क्योंकि उनको भी पढ़ाना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। ऐसा कभी आता था दिमाग में? क्या आता था दिमाग में? देखिए, पहली बात तो मैंने ये तय कर लिया था कि बहुत ज़्यादा लोड किसी के ऊपर जिंदगी में बनना नहीं है। और मैं एक बात में हमेशा से, बचपन से ये मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि देखिए, जिंदगी में आप हाथ फैलाने वाले मत बनिए। आप हमेशा इस बात में रहिए, आप किसी को कुछ दे सकते हैं तो वो दीजिए,
उससे उम्मीद मत रखिए कि वो आपको कुछ दे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उम्मीद ऑब्वियसली किसी से लेने की उम्मीद नहीं रखनी, रादर हमें तो ऊपर वाला ऐसा बनाए कि हम लोगों को दें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी इरशाद भाई ने की। और इरशाद भाई, तो ये तो बहुत टफ, लोग तो अक्सर ये सोचते रहते हैं कि हमें मिल जाए, हमें देना ना पड़े, और आप कह रहे हो कि हम ऐसे बने कि हमें मांगना ना पड़े और हम दें। क्योंकि हम जितना दुनिया को देंगे वो हमको उतना ही और भर भर के देगा। राइट। इरशाद भाई, अब बीएससी शुरू हो चुकी थी, जी। तो कॉलेज कैसा था? कॉलेज अच्छा था, पढ़ाई लिखाई सब अच्छी थी। अब यहीं से मेरी ज़िंदगी में इंटर में एग्ज़ाम के बाद से भी मेरी ज़िंदगी में ही प्रॉब्लम शुरू हुए थे। इंटर से 10वीं के जी, बाद? नहीं 10+2 के बाद। 10+2 के बाद क्या प्रॉब्लम शुरू हुए थे? और जब मैं 11th में गया तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हुआ, फिर दिक्कत होनी शुरू हुई और चश्मा लग गया, आँख से पानी आने लगा। तो डॉक्टरों को लगा कि शायद ये मायोपिया है, जो अक्सर स्टूडेंट्स को हो जाता है और उसकी वजह से इनको दिखाई नहीं देता है या दिक्कत हो रही है। तो बहुत सारे डॉक्टरों को मैं कोई बात बताता था तो वो कहते थे हाँ हाँ ठीक है, घबराइए नहीं, विटामिन ए का इंजेक्शन ले लीजिए, विटामिन ई का इस्तेमाल करिए, विटामिन डी खाइए। तो इससे इस तरह की मैंने बहुत सारी, ये 11वीं के बाद ये सर में दर्द होना हाँ, आंखों से शुरू हो गया था? हाँ, ये शुरू हो गया। इलाज भी शुरू हो चुका था? हाँ, हाँ, इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दिए थे? जी, दवाई लेनी शुरू कर दी थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे, जब बीएससी कॉलेज में पहुंच गए थे तो क्या हुआ इस बीमारी से? उसके बाद मैं जब जानते ही हैं मैं बायो से पढ़ रहा था, तो बहुत सारे डिसेक्शंस करने पड़ते थे, कॉकरोच के या जो है लीच के या और तमाम चीज़ों के या केमिस्ट्री के जो चीज़ें थी, तो उसमें मुझे थोड़ी थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। उसमें मुझे जो है वो नर्वस सिस्टम जो है पूरा क्लियर नहीं दिखाई देता था। तो यहाँ पे दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो फिर मुझे कुछ लड़कों ने कहा, इरशाद अगर तेरी इसी ज़िंदगी रही तो तू तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि डॉक्टर के लिए तो दिखना बहुत ये फर्स्ट ईयर की बात है बेसिकली? हाँ, बीएससी प्रीवियस की। प्रीवियस। और उसके बाद उसी 2-4 महीने के बाद अभी मैं प्रीवियस में ही था, तभी मेरे सर में और तेज़ से दर्द शुरू हो गया और उल्टी शुरू हो गई और धीरे धीरे मेरी आँखों में और दिक्कत बढ़ गई और फिर मेरी रोशनी कम होने लगी और फिर मेरी जो है पढ़ाई लिखाई, किताबें दिखना बंद हो गया, लोगों के चेहरे दिखने बंद हो गए, कलर्स दिखना बंद हो गया और फिर समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे हो गया कि जैसे एक जगह बैठ जाऊँ तो फिर वहाँ से किसके साथ जाऊँ। और जो जानते ही देखिए, ज़िंदगी में मैंने एक सबक बहुत सीखा है कि जब आपके साथ कोई फिजिकल चैलेंजेस आएगा तो जितना आपको लगता है ना कि ये आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो सबसे पहले आपसे कट जाएंगे, वो सबसे पहले आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उनको ये बात लगेगी कि अब तो ये बोझ बन गए हैं, अब इनको कहीं जाना होगा तो फिर ये मेरे ही साथ जाएंगे, तो अपने आप को भी तो लेके चलो, फिर इनको भी पकड़े रहो, तो लोग उससे आपको कटने लगेंगे। और यही वजह थी कि मेरे सारे क्लासमेट मुझसे मतलब मिलना ही मेरा बंद हो गया। जब मैं बीएससी प्रीवियस का एग्ज़ाम दे करके निकला तो सेकेंड ईयर सर मैं पढ़ नहीं पाया, एक्चुअल बात यही है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद जो एग्जाम दिए वो लास्ट थे आपके? हाँ, उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाया और जितने दोस्त थे सबको पता चल गया था अब आप हाँ, धीरे धीरे सबको ये बात पता चल गई थी और फिर लोग कट भी गए थे और रिलेटिव्स भी बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें करते थे, कोई कहता था कुछ, कभी कुछ, पड़ोसी भी तरह तरह की बात करते थे। शायद घर का माहौल कैसा था? मदर क्या कहती थी? भाई बहन क्या करते थे? देखिए, मदर क्या कहेंगी, उनका दिल टूट चुका था, वो बहुत नर्वस हो गई थी और मेरे पापा को भी शौक लगा था और उसको लेकर के मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा जो है उलझनें बढ़ गई थी और बहुत सारी जो है निगेटिविटी फैल गई थी। लोग जो है बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा, हमको ही नहीं बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कुछ और ही निगेटिव थॉट्स के आ गए थे। लेकिन मैं 5 साल तक डिप्रेशन में रहा, मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए। बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता था। हाँ, बिल्कुल क्लियर ब्लाइंड हो चुके थे और उसी वक्त धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए। जी। और 5 साल
5 साल सर मैंने जिंदगी बहुत बहुत बुरी तरीके से गुजारी है। वो 5 साल में कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी डॉक्टर्स के पास जाएं, कोई इलाज हो सके, कुछ हो सके, कोई ऐसा चीज नहीं थी? सर मैंने बहुत डॉक्टरों को कंसल्ट किया है, गोरखपुर जिले का, लखनऊ जिले का, कोई डॉक्टर नहीं बचा है। और नेपाल में 2-3 हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मिशंस के डॉक्टर्स, जापानीज डॉक्टर, ब्रिटिश डॉक्टर, अमेरिकन डॉक्टर्स आते हैं। उनसे भी मैं कांटेक्ट में गया हूँ। डॉक्टर पावा फादर आई कहलाते थे एशिया के। तो डॉक्टर पावा की टीम थी, डॉक्टर पावा और डॉक्टर शबनम, उनसे भी मैं मिला हूँ। और अगर हिंदुस्तान की बात करूँ तो हार्डिया इंस्टीट्यूट इंदौर में जा कर के डॉक्टर PS हार्डिया से भी मेरी मुलाकात हुई है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों से मैं, महात्मा गांधी आई इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में जा कर के भी अब दिखाया हूँ। बहुत सारे, चेन्नई की बात लोग करते हैं, शंकर नेत्रालय चेन्नई, तो सब जगह से मैंने कांटेक्ट किया है। एक्चुअल में मुझे ये बात एक डॉक्टर आशीष घोष थे, अभी होंगे, वो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर उस वक्त थे जिस वक्त मैं उनसे मिला था। तो उन्होंने मुझको एक बात बहुत क्लियर कट बताई थी। उन्होंने कहा था, देख बेटा, बहुत अफसोस है मुझे कि तेरी आंख खराब हो गई। और बहुत देर तक उस डॉक्टर ने मुझसे बातचीत किया था कि क्या है, कैसे है, क्या कर रहे थे, और इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, क्या होगा, क्या। तो मैंने उनको सारी बात बताई। तो उसने मुझसे कुछ पढ़ाई लिखाई के भी क्वेश्चन पूछे, मैंने उनका आंसर दिया। तब वो डॉक्टर ने मुझे एक बात बताई, कहा, बेटा देख, बड़ा अफसोस है कि तेरे जैसे बच्चों के साथ ये हो गया, लेकिन 4 लाख लोगों में से ये किसी एक को हो जाता है। 4 लाख में से किसी एक को ये होता है? ये हो जाता है। और देख, तू अब इसके साथ जीने की आदत डाल ले, वरना तू जिस कंडीशन में है तू तो मर जाएगा। एक बात तो उसने ये बोली। दूसरी बात उस डॉक्टर ने बात बोली कि देख बेटा, एक बात सच्ची बात बता दूं, तू इसके चक्कर में अब भटकना बंद कर दे, बहुत पैसा बर्बाद हो चुका है, तेरा बहुत टाइम जा चुका है, और ज़िंदगी में अभी तक अमेरिका के अंदर भी इसका इलाज आया नहीं है, रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक कोई इस पे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। और अगर कोई रिजल्ट आएगा तो कंफर्म है कि अगर तू रहेगा तो तुझ तक खबर जरूर पहुंचेगी। बहुत टफ। तो क्या महसूस होता था, क्या उस वक्त क्या लगता था आपको लाइफ में जब ये इस दौर से आप गुजर रहे थे? सर जिंदगी बहुत खराब हो गई थी। आज कहना बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन जिंदगी में सोच के भी रुलाई आ जाती है सर। कितने साल, ये 5 साल ये ऐसे ही थे? केवल घर पे रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, क्या करते थे वो? सर बहुत अजीब से दौर थे मेरे जिंदगी के। वो क्या हुआ? मैंने बहुत कुछ सुना है, लोगों की जिंदगी ने उस समय बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ ताना मारते रहते, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक बात तय किया था कि चाहे जो हो जावे, मैं अपनी जिंदगी में अब कुछ करूंगा। क्योंकि मुझे एक आदमी ने एक बात समझाई थी और मैं उस फिलॉसफी पे बहुत यकीन करता हूँ, बहुत यकीन करता हूँ। उसने एक बात कही थी कि जिंदगी में जो हो गया उसको एक्सेप्ट कर लो। मुझे बहुत ये बात समझ में आई थी। उसने कहा एक्सेप्ट कर लो जिंदगी में जो हो गया। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरी आंख खराब हो गई, और उसके बाद मैंने ये बात तय कर लिया कि अब मुझसे कोई मिलेगा तो कह दूंगा भाई अब मैं ब्लाइंड हूं, मैं ब्लाइंड हूं, क्लियर कट। तुम्हें मुझसे बोलना हो बोलो, नहीं बोलना हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब ब्लाइंड हूं। समझ में आवे तो मुझसे बात करो, नहीं समझ में आवे तो कोई बात नहीं। ये बात मैंने, पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुकी थी? हाँ पढ़ाई लिखाई सब घर वालों ने ये बोला कि चलो कुछ कर लो, कोई काम कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, या केवल आप घर पे बैठे रहते थे? नहीं, मेरी मम्मा जो है इसको लेकर के बहुत परेशान रहती थी। तो मेरी मम्मा ने मुझसे एक बात कही कि बेटा देख,
मैं चाहती हूँ कि तू मेरे जीते जी अपनी ज़िंदगी में कोई नौकरी कर ले। तो मैंने कहा ठीक। तो उसने कहा कि देख बेटा, तू ऑलरेडी इतना पढ़ा लिखा है कि अगर तू रजिस्ट्रेशन करा ले तो तुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल में मैं जॉब करना नहीं चाहता था। फिर उसने मुझे बहुत प्रेशर बनाया, बहुत प्रेशर बनाया। तो मैंने उसको एक बात समझाई कि देख मम्मा, मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जॉब करके इस जिंदगी को बांध के जीना नहीं चाहता हूँ। तो अजीब सी एक बात मेरे घर में भी और जो बाहर सुनता था वो भी मम्मा को यही बात समझाता था कि आपका लड़का अभी तक तो सिर्फ आंख खराब था, अब उसका दिमाग भी खराब हो रहा है। हाँ, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि घर उसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन एक्चुअल में मैं अपनी मम्मी की जिंदगी को देख रहा था और मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर रहा था। मैं ये समझ पा रहा था कि अगर मम्मी की जगह मैं होता तो मेरी भी जिंदगी ऐसे ही होती ना। भाई बहन कैसा क्या? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ इंसान को कुछ भी बना देती हैं। कोई भाई बहन किसी के लिए कभी बुरा नहीं होते, उनकी जितनी समझ होती है वो वैसा ही करते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, अब उससे ज़्यादा कहना ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। हाँ। और अब तो लाइफ में फिर हुआ क्या? मतलब अब जब आपने जॉब ना करने की सोच ली तो फिर प्रेशर बना। हाँ, तो फिर बिजनेस किस चीज का करें? और दिखाई देता नहीं, कैसे बिजनेस करेंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल था लाइफ का। सर, मैंने एक इंटरव्यू दिया था उनके कहने पर जॉब के लिए? हाँ, लेकिन वहाँ भी जाके नज़दीक से मैंने समझा तो बात समझ में आई कि ये करने में मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए मैंने नहीं किया। और उसके बाद मैंने घर पे आके बिजनेस के बारे में उनसे बातचीत किया तो उन लोगों ने एक दुकान खुलवाई। ओके। एक्चुअल में मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, हम में से ज़्यादातर लोग बिजनेस मतलब क्या समझते हैं? बिजनेस का मतलब समझते हैं वही जो दुकान खुल गई ना, 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख दुकान खोल कर लगा करके शोरूम खोल लिया, या कोई छोटी सी दुकान खोल ली, किराने की दुकान खोल ली, या कोई जनरल स्टोर खोल लिया, या रेडीमेड होजरी के दुकान खोल लिए, तो हमको लगता है मैं बिजनेसमैन। वो तो मैं जब 2 साल उस बिजनेस को किया तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में वो बिजनेस नहीं है, वो खुद की नौकरी है। खुद की नौकरी? हाँ, वो खुद की नौकरी है। अच्छा, खुद की नौकरी क्या होती है? मतलब क्या होता था? 2 साल आप दुकान पे बैठते थे, दुकान किस चीज की थी? रेडीमेड होजरी थी और अरबी उर्दू के किताबों की होलसेल और फुटकर का काम था। ओके, तो कैसे वितरण कैसे करते थे? मतलब कस्टमर आता था तो? पहली बात तो मैंने दुकान खोली, लगाया, फिर साथ में किसी न किसी को बैठाता था और समझता था। लेकिन मैं जो सोच करके दुकान खोला था, देखिए कोई आम आदमी दुकान खोलता है तो क्या सोचता है, मैं उस आम आदमी की बात कर रहा हूँ जो मैं हूँ। राइट। तो खोलता है तो यही सोचता है, उसको लगता है कि बस दुकान खोल देंगे, ग्राहक आएंगे, सामान खरीदेंगे, बस हमसे मांगेंगे, हमको दे देंगे और वो हमको पैसा देंगे, वो फायदा हो जाएगा। राइट। और यही सोच के हमने भी दुकान खोली थी। जब हमने दुकान खोल ली तब हमको ये बात पता चला कि बेटा इरशाद, बहुत कठिन है डगर पनघट। क्योंकि तब सर बहुत टेंशन था, क्योंकि पूंजी कम थी, तो लोगों से, महाजनों से, बड़े बड़े दुकानदारों से, होलसेलरों से सामान मंगवाता था उधार, फिर उनको पैसा देता था। तो रोज पैसा देने का चक्कर रहता था कि कोई ना कोई दिन किसी न किसी को पैसा देना है, और बिक्री हो नहीं हो उनको तो पैसा देना ही देना है। तो मैंने सर ऐसा भी दिन देखा है कि पूरे दिन में सर 25 रुपए नहीं बिका है। और ऐसा भी दिन देखा है जब एक एक दिन में 10-10 हजार रुपए बेचा था। तो मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, ये काम समझ में आ गया। लेकिन 2 साल के अंदर मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि मुझे लगा यार ये बिजनेस मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे एक पड़ोस के थे अंकल,
वो आए और उनको मैं एक सामान दे रहा था, उन्होंने मुझे झूठा उठा बना दिया। और मैं जबकि एक्चुअल में ये बात सब, मेरे पड़ोस में एक दुकानदार था, वो ये बात सुन रहा था। उसने कहा इरशाद भाई धंधे में तो ये सब चलता है। मैंने कहा भाई यही बात तो हम सीखे नहीं थे। फिर मैं जाके अपनी मम्मा से सब डिस्कस किया और मैंने निर्णय लिया कि अब मुझे दुकान नहीं करनी। तो दुकान बंद कर दी फिर? दुकान बंद करने की बात आई तो फिर मेरे घर में सारे लोग हल्ला मचाने लगे कि तुम सिर्फ बर्बाद करने के लिए पैदा हुए हो, जब देखो तब सिर्फ बर्बादी की तरफ जा रहे हो, हमेशा तुमसे कोई बात कहा जाता है तो करते नहीं हो, और अपने मन वाली सिर्फ जो है आवाज़, दुकान बंद कर दी। नौकरी करने के लिए कहते तो नौकरी नहीं कर पा रहे थे, अब दुकान नहीं चला पाए। तो यहाँ तक भी सुना मैं कि लोगों ने कहा अरे भाई जब आदमी को बैठ के खाने को मिलता है तो इंसान काहे को मेहनत करेगा। लोग उल्टा समझ रहे थे। फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट भी खोला। अच्छा, इंस्टीट्यूट किस चीज का? कंप्यूटर पढ़ाई का, जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर। बट आपको तो दिखाई नहीं देता था, तो वो इंस्टीट्यूट खोलने का दिमाग में थॉट कैसे आया और कैसे चलाया उसको? थॉट एक्चुअल में क्या था, वो मेरे पापा ने मुझको दिया। अच्छा, ठीक है। और मेरे पापा को उनके 2 दोस्त थे, उन लोगों ने मिल करके ये सब करवा दिया और मैं उसमें गया और टीचरों को रखा और सब काम शुरू कराया। एक टीम बना के मैंने काम शुरू किया। 3-4 साल तक तो बहुत बढ़िया से उसको किया, लेकिन 5वें साल जब मुझे समझ में आया तो धीरे धीरे मुझे 12 लाख रुपए के लॉस हो चुके थे। ओह माय गॉड! और 12 लाख रुपए के लॉस हो चुके थे। और तब मुझे समझ में आया कि ये भी कहानी बड़ी अजीब है, क्योंकि सर देखने में इंस्टीट्यूट लगता है, एक्चुअल में वो चलता सिर्फ 4 महीने है और अगले 4 महीने वो सिर्फ सरकता है और बाकी के 4 महीने तो वो खड़ा रहता है। तो उम्र कितनी हो गई थी अब तक? हाँ सर, उम्र तो मेरी उस वक्त तक हो गई। बीएससी फर्स्ट कर लिया था, 2 साल रेडीमेड का काम कर लिया था, इंस्टीट्यूट भी चला लिया था, तो कितने 22, 23, 24 साल के हो गए थे? हाँ, और ऊपर हो गया था, और 25 साल क्रॉस कर गया, 25 साल के आसपास हो गए थे, राइट? तो अब उसके बाद क्या लग रहा था कि यार अब क्या करूं? कभी लगता था यार ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? हाँ सर, बिल्कुल लगता था। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं लगेगा। मैं बहुत परेशान रहता था, मैं बहुत उलझनों में रहता था, क्योंकि मेरी जो चाहत थी वो बड़ी थी। मैं उड़ान बड़ी उड़ना चाहता था और लोग मुझे समझाते थे कि बेटा दिखाई तो देता नहीं है, जितनी औकात है उतनी ही में रहो। और मैं उससे ऊपर उड़ना चाहता था, तो उलझन तो होती थी, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ। उसने मेरी आंख तो अंधी जरूर कर दी, लेकिन उसने आंख वालों के होते हुए, अगर आंख होते हुए सर उसने मेरे दिमाग पे बंधन बांध दिया होता, पर्दा डाल दिया होता, या मेरा दिमाग खराब कर दिया होता, तो शायद मैं सोच नहीं पाता, मैं समझ नहीं पाता, या मेरे अंदर वो विचार नहीं आते। बट वेस्टीज जिंदगी में कैसे आई? हाँ सर, ये भी मैं बताऊंगा। एक्चुअल में मैंने डायरेक्ट सेलिंग को समझा। ओके, तो डायरेक्ट सेलिंग कैसे आपके पास आया, और डायरेक्ट सेलिंग का वर्ड आपने कहां से सुना, और आपको क्यों लगा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए? या उसके बारे में सीखा आपने? हाँ सर, मैं इसका पूरा आपको ये बात कहूंगा कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी में आई ऐसे कि मैं जब बहुत परेशान था तो मैं सोच रहा था मैं करूं तो क्या करूं। तो किसी ने मुझको एक ऑप्शन दिया, और जाहिर सी बात है डायरेक्ट सेलिंग बाई चांस ही लोगों की जिंदगी में आता बाई चांस ही आता है और निकल भी जाता है फिर। हाँ, बाई चांस ही आती, लोग समझ नहीं पाते एक्चुअली में, है ना। बाई डिफॉल्ट वो जिंदगी में आती है, बाई डिजाइन आती नहीं। बाय डिफॉल्ट आती है, बाय डिजाइन नहीं आती। बाय डिजाइन नहीं आती। लेकिन वेस्टीज मेरी जिंदगी में बाय डिजाइन आई। तो वेस्टीज से पहले भी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में थे? मैंने वेस्टीज के पहले 6 महीने तक एक मल्टीनेशनल कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराया था। ओके। और उनके 2-3 लेवल्स भी अचीव किए थे। तो जब 6 महीने आपने वो पहली कंपनी की और डायरेक्ट सेलिंग उससे पहले किसी ने बाय डिफॉल्ट आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग के पे आप जाओ, तो आपने, आपके दिमाग में क्या आया कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग सीखनी चाहिए, मुझे डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहिए? ये दिमाग में कैसे आया? हाँ, ये कैसे आया, एक्चुअल में मैं अमीर बनना चाहता था। अब ये बात मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि अमीर कैसे बनते हैं, तो उसने कहा अरे यार ये सब चक्कर छोड़ो, अमीर कोई ईमानदारी से अमीर नहीं बन सकता। अच्छा। हाँ। तो मैं उनकी बातों को बिल्कुल बुरा नहीं मानता, क्योंकि एक्चुअल में जितना उन्होंने मुझे समझाया, लेकिन मैं इसकी तलाश करने लगा।
और जब मैं इसकी तलाश कर रहा था तो मुझे किसी ने एक बुक रिफर किया था। वो बुक का नाम क्या था? वो बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी। हाँ। तो रॉबर्ट साकी की जो बुक थी रिच डैड पुअर डैड और बिजनेस स्कूल, वो मेरे पास आई। और जब मैं इंस्टीट्यूट चला रहा था तो चूंकि मैं टीचरों को सैलरी देता था तो जो खाली रहता था समय उसमें उनसे कहता था भाई एक चैप्टर पढ़िए। अच्छा, टीचरों से पढ़वाते थे आप? हाँ, मैं कहता था एक चैप्टर पढ़िए, तो वो पढ़ते थे और पढ़ते थे। वो उनको समझ में आए नहीं आए डजंट मैटर, मैं समझ रहा था। एक्सीलेंट। हाँ, मैं समझ रहा था। उसके बाद तो एक्चुअली में 12 लाख जो आप कह रहे हो खोए, वो खोए नहीं, आपने अपने इन्वेस्टमेंट की दिमाग पे एक्चुअली में। हाँ, मैं उसको इन्वेस्टमेंट ही मानता हूं, क्योंकि अगर वो गया नहीं होता तो शायद इतनी बड़ी समझ आई नहीं होती। तो उस बुक से क्या बेनिफिट हुआ, मतलब क्या हुआ? हाँ, उस बुक से मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। रिच डैड पुअर डैड। हाँ, रिच डैड पुअर डैड से और बिजनेस स्कूल से मुझे बहुत बड़ा इफेक्ट मेरी जिंदगी पे आया। अब मैं कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी में इनकलाब आ गया। वो ऐसे आया कि मैं पहली बात ये समझ पाया कि एक्चुअल में अमीरी और गरीबी ये थॉट प्रोसेस है, और एक्टिव और पैसिव इनकम समझ पाया। ओके। एक्चुअल में ई कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, एस कोऑर्डिनेट और आई कोऑर्डिनेट को समझ पाया। यानी ई एस और बी आई ये समझ पाया। और एक्चुअल में ये समझ पाया कि सिर्फ 5% लोग ही बी कोऑर्डिनेट में आते हैं। बाकी 80% तो ई और एस में रह जाते हैं और 15% आई कैटेगरी में रह जाते हैं। राइट। तो ऑटोमेटिकली आप कहना चाहते हैं जो 5% होते हैं जो सफल कैटेगरी में चले जाते हैं, बेसिकली जो 15% होते हैं वो मीडियोकर लाइफ में आते हैं, और 80% लोग जो बेसिकली लोअर मिडिल या मिडिल क्लास तक ही रह जाते हैं। तो ये बात मुझको समझ में आ गई। अब जब ये बात समझ में आ गई तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतनी समझ आ गई। 6 महीने मैंने उस कंपनी को समझा था, लेकिन मैं एक बात कंफर्म हो गया कि इस कंपनी में मेरी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। ओके। और मैं डायरेक्ट सेलिंग को टाइम पास के लिए नहीं करना चाहता था। ओके। तो वेस्टीज कैसे आया जिंदगी में? तो धीरे धीरे मैंने सर डायरेक्ट सेलिंग को समझना शुरू किया और 72 कंपनियों का प्लान मेरे पास पहुंचा। 72 कंपनीज का? जी। ओके। 72 कंपनियों का प्लान मेरे पास पहुंचा। मैं उन प्लान्स को समझता था, सुनता था। लोगों को लगता था मैं देख तो पाता नहीं हूं, तो इसलिए लोग से मैं जब सवाल करता था तो कुछ लोग चिड़चिड़ा भी जाते थे मुझसे और कहते थे आपको करना है तो करिए, नहीं तो आपको दिखाई देता नहीं, खाली बस निगेटिव बात करते हैं। क्योंकि मैं उनसे 3-4 सवाल पूछता था। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, आपकी कंपनी क्यों करें, इसको करने से क्या क्या मिलेगा। तो मैं उनसे पूछा था टाइम फ्रीडम क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, अच्छा आपकी कंपनी करेंगे तो उससे मैं कितना सिक्योर रहूंगा, लोग कितने सिक्योर होंगे। तो बॉस मैंने इस तरीके से 72 कंपनियों का प्लान खंगाला। और मैं थैंक्सफुल हूँ वेस्टीज मैनेजमेंट को, मैं थैंक्सफुल हूँ मिस्टर बाली को और आपको और कंवर सर को कि आप लोगों ने इतना शानदार प्लेटफॉर्म डिजाइन किया कि जब मैंने इसको जाना तो इसके पिलर्स, जो मैं शुरू से बात कहता था, एक्चुअल में मैं 4 पिलर्स की बात करता हूं। वो कौन से 4 पिलर्स? डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको काम करना है तो 4 पिलर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स। अगर इनमें से एक हिला तो पूरी कंपनी हिल जाएगी, आपकी पूरी कैरियर हिल जाएगी। और एक है मैनेजमेंट की सोच, मैनेजमेंट का बैकग्राउंड, दूसरा है प्रोडक्ट, तीसरा है मार्केटिंग प्लान, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, और चौथा है एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। तो ये 4 पिलर बेसिकली आप रीड करते थे किसी भी कंपनी? हाँ, हर कंपनी में। बट वो व्यक्ति कौन था जो आपको के पास डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज लेके आया? देखिए मेरे पास जब मैं इस तरह के खोजता था तो वेस्टीज मेरे पास लेके तो आए कई लोग। अच्छा, ओके। बट समझाया किसने फिर? मैं कहना चाहूंगा कि मैं उस इंसान का बहुत इज्जत उस इंसान की मैं करता हूं, और वो कोई और नहीं, डबल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर रमेश नारायण राय।
रमेश नारायण राय, अरे रमेश नारायण राय से याद है जो कंपाउंडर, वो भी जी। कंपाउंडर थे एक्चुअली में, और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज ज्वाइन की और आज डबल क्राउन डायरेक्टर। राइट राइट राइट, यस। तो वो आपके पास लेके आए वेस्टीज को हाँ और समझाया उन्होंने सारा कुछ। हाँ, डिस्कस उन्हीं से मेरी वेस्टीज पे पूरा जम के हुई। ओके, तो फिर आपने कहा चलो मेरे को करना है, हाँ और आपने मन बना लिया। बिल्कुल। अब बट डायरेक्ट सेलिंग, यहां तो लोगों से मिलने का काम है, लोगों को समझाने का काम है, जी तो आप चलोगे कैसे, लोगों तक पहुंचोगे कैसे, लोगों को समझाओगे कैसे? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था इरशाद भाई लाइफ में। हाँ बिल्कुल था। तो फिर कैसे किया? कैसे किया? जुनून से। कैसे? जुनून से, जोश दोस्तों, से। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आज इरशाद भाई ने बोली, कैसे किया, वो केवल एक वर्ड में उन्होंने बताया, जुनून से। केवल जुनून से। बाकी सब चीजें बाद में हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या जुनून है, इंपॉर्टेंट ये। इरशाद भाई, जुनून आ गया था कि मेरे को अब करना है वेस्टीज और मेरे को अपनी जिंदगी को बदलना है। यस। तो कैसे शुरुआत की, कैसे लोगों तक पहुंचे, क्या हुआ जरा बताइए। जब सारा प्लान डिस्कस हो गया और मैं एकदम कंफर्म हो गया कि हाँ ये काम करना है, तो सबसे पहले मैं गया अपनी मम्मी और पापा के पास और उनको बताया कि मैं कंपनी करने जा रहा हूँ और उस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड होने जा रहा हूँ। अब इतना कहना था कि मेरी फैमिली में भूचाल आ गया। भूचाल आ गया। मम्मा पापा ने क्या किया, घर से निकाल दिया, उठाओ? नहीं, लोगों ने कहा तुम पागल हो गए हो, आए सिर्फ अभी तक बर्बादी की ही राह पे चल रहे हो, कुछ और नहीं कर सकते हो। आए मैंने कहा देखिए आप लोग परेशान मत होइए, मुझे इस काम को करने दीजिए। उन लोगों ने कहा फला, बहुत सारी कंपनियां, देखिए उनका कोई दोष नहीं है, आई नो, ठीक है ना, किसी का कोई जो निगेटिव सोच रहा है ना, उनका कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने जो रिजल्ट्स देखे हैं वो जॉब में देखे हैं, छोटी दुकान में देखा है, किसी डायरेक्ट सेलर की जिंदगी को बदलते उन्होंने नहीं देखा था। एब्सोल्युटली। अगर वो भी डायरेक्ट सेलर्स की जिंदगी को बदलते देखते तो वो कहते कि बेटा तुम भी जाके डायरेक्ट सेलिंग करो। यस। लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं था कभी, तो उनका विश्वास नौकरी और दुकान में था, उनकी कोई गलती नहीं थी। मैंने उनसे जाकर कहा, उन लोगों ने कहा बर्बाद हो जाते हैं वो लोग, ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं सोचता था कि देखिए जब मैं पहली बार वेस्टीज को समझा था तो मुझे लगा कि यार बड़ा काम आसान है, करना क्या है लोग साबुन लगाते ही हैं, नहाते ही, मैं भी लगाता हूँ, तो बड़ा आसान है, जाऊंगा दो चार लोगों से बोलूंगा, वो साबुन तेल लगाएंगे, अपना काम हो जाएगा और दो चार लोग जुड़ जाएंगे और फिर मुझको तरक्की मिल जाएगी। अब जब मैंने निर्णय ले लिया तो घर में बहुत सारे डिस्कशन हुए और उसके बाद एक डिस्कस हुआ जिसमें उन्होंने कहा ये काम नहीं करना है। मैंने कहा 1 साल तो मुझे करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं करना है। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, ये जिंदगी मेरी है या नहीं है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे कहूंगा, प्लीज टेक ओनरशिप इन योर लाइफ, ऑन योर फ्यूचर। वाह, ओनरशिप। आपको अपनी फ्यूचर की ओनरशिप तो लेनी ही पड़ेगी अगर आप कुछ करना चाहते हैं। और ये ओनरशिप मैंने उस वक्त समझी और मैंने पूछ लिया कि ये जिंदगी मेरी है या नहीं है। लोगों ने कहा हाँ है। मैंने कहा तो फिर 1 साल मुझे मेरे हिसाब से जीने दीजिए। अगर 1 साल में कुछ नहीं हो पाता है तो 1 साल बाद 365 डेज के बाद हम लोग बैठेंगे, एक दूसरे के साथ हिसाब करेंगे। अगर आपको लगता है मुझे कहीं और करना चाहिए नौकरी, तो फिर मैं आपको एक वादा करता हूं, सब काम छोड़ के नौकरी करूंगा। अच्छा, तो मतलब ये डिस्कशन हुआ पूरा का पूरा, पूरा डिस्कस हुआ। ओके। तो उन लोगों ने कहा ठीक है तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। ओके। मैंने कहा बताइए। कहा आज के बाद तुमको 1 रुपया नहीं मिलेगा। 1 रुपया नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। घर से मम्मा पापा कोई? हाँ, 1 रुपया नहीं देंगे। घर में रहोगे, खाना वाना मिलेगा या नहीं? ये सब बात की बात है, अभी तो ये बात अभी ये हो रही थी। मैंने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। इरशाद भाई, लगता था कि आप सफल हो जाओगे क्योंकि आप देख नहीं पाते, ये डिसीजन ले रहे हो कि मम्मी पापा हेल्प नहीं करेंगे, 1 रुपया नहीं देंगे। क्या अपने पास अपने ऊपर इतना बिलीव था कि मैं कर पाऊंगा? सर बिलीव था कि नहीं था वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे पागलपन मेरे ऊपर सवार थी, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, मुझे प्रूव करना है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी सकता हूं।
और मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने ये सोच लिया था। अब सिंपल सी बात थी, मैंने एक निर्णय ले लिया और निर्णय लेने के बाद ये बात तय हो गई। तब मैंने पूछा, ठीक है मम्मा एक बात बताइए, आज के बाद मैं यहाँ खाना खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, यहाँ आऊंगा कि नहीं आऊंगा, कि 1 साल बाद आऊंगा? ये क्वेश्चन पूछा आपने? जी, ये मैंने पूछा था। तो फिर मेरी मम्मा रोने लगी। मैंने कहा, देख मम्मा, ये इस वक्त इमोशन का टाइम नहीं है, ये बात बहुत क्लियर कट है। आज तक मैंने आपसे कभी बहस नहीं किया है, लेकिन ये मेरी जिंदगी का फर्स्ट एंड लास्ट है। आज के बाद फिर मैं आपसे बहस भी नहीं करूंगा। लेकिन आप आज भी ये नहीं डिसीजन नहीं, बात नहीं, बहस नहीं करूंगा, बहस कभी नहीं करूंगा। हाँ, कभी कोई फालतू डिस्कस मैंने करता नहीं, मैं उनसे नहीं करता था, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। तो मैं कभी उनको कोई बात उल्टी नहीं बोलता था। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था मुझे क्या हुआ, बस मैंने ये बात बोल दी और ये शर्त मंजूर करके मैं काम शुरू किया। 60 रुपए थे मेरे पॉकेट में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 60 रुपए थे मेरे पॉकेट में जब मैंने डिसीजन लिया था, यस मैं वेस्टीज बट ज्वाइनिंग तो 100 प्लस 600 रुपए की थी तब। हाँ सर, बिल्कुल थी। फिर मैंने रमेश सर को फोन किया। उस वक्त मेरे मोबाइल में उतना भी बैलेंस नहीं होता था, फोन करें। वो बहुत समझदार आदमी थे, हैं आज भी बहुत समझदार है। तो उन्होंने मेरा फोन काट के मुझे फोन किया, कहा बोल भाई क्या बात है। मैंने कहा बॉस मुझे वेस्टीज करना है। क्या करना भाई, क्या दिक्कत है? मैंने कहा लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। कहा तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे पैसा दूंगा? मैंने कहा मैंने ये सवाल नहीं पूछा है। उसके बाद उन्होंने मिस्टर बाली की एक बात मुझको सुनाई। मैं जो सैल्यूट करता हूं, इसीलिए मिस्टर बाली को हमेशा। मिस्टर बाली ने एक बात कही थी अपनी किसी मीटिंग में कि पैसा लगा के पैसा बहुत लोग कमाते हैं, बिना पैसा लगाए पैसा कमा के दिखाओ तो यू आर अ रियल बिजनेसमैन। एब्सोल्युटली। ये बात मुझे बहुत हद तक मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने कहा बॉस मैं ये नहीं कहना, मुझे बस सिखा दो ये करना कैसे है। बस सिखा दो करना कैसे। कहा ठीक है। उसके बाद वो आए, उन्होंने मुझको प्लान बताया। 2 बार 3 बार 4 बार मैंने उनसे प्लान सुना। फिर मैंने कहा अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए। मैंने उनको सुनाया, सुने। मैं थैंक्सफुल हूं अपनी 1-2 बहनों का भी, बहुत शुक्रगुजार हूं। उन सबों ने भी बहुत मुझको पढ़ पढ़ के जो है प्रोडक्ट्स सुनाए। और वो जब पढ़ती थी तो उनको चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन मैं उनको बहुत कंसंट्रेट होके सुनता था, क्योंकि मुझे पता था कि आज पढ़ रही हैं कल नहीं पढ़ेंगी। तो बहुत ध्यान से मैं सुनता था। मैं एक एक बात अपने दिमाग में बैठाता जाता था। और उसके बाद फिर मैंने अपने मोहल्ले में प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बातचीत शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने कहा ये सब फालतू बात है। कुछ लोगों ने कहा ठीक है मंगवाइए। तो मैं कहता था पैसा दीजिए तो मंगवा दूंगा, यहाँ थोड़े मिलता है। अरे प्रोडक्ट बहुत दूर से आता है। हाँ, और जब आपने शुरू किया तब तो गोरखपुर में कुछ था भी नहीं, ना फैजाबाद से माल आता था। हाँ, ये घटना 2010 की है। राइट। तो फैजाबाद से माल जाता था। तो मैं कहा कि इतना नजदीक से थोड़े। तो लोगों ने कहा ये कौन सा काम है भाई, पहले पैसा दीजिए तब 4 दिन बाद करें प्रोडक्ट देंगे। हम कहे भाई यही प्रोडक्ट इतना आसानी से नहीं मिलता है, ये सब उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट है। हाँ, पहले आप पैसा जमा करिए अगर आपको समझ में आए। और सर मैंने 4 दिन में तकरीबन 9,000 रुपए इकट्ठा किया। 4 दिन में 9,000 रुपए इकट्ठा किए ऑर्डर के लिए? हाँ, ऑर्डर के। ज्वाइनिंग कराई बेसिक? हाँ, ज्वाइनिंग करा। ज्वाइनिंग ऑर्डर लिया बेसिक? हाँ, सिर्फ ऑर्डर लिया, सिर्फ ऑर्डर, कोई ज्वाइनिंग नहीं। ऑलराइट। क्योंकि अभी मेरी ज्वाइनिंग लगी नहीं है तो हम दूसरे की ज्वाइनिंग कैसे करें? ज्वाइनिंग से पहले ही ऑर्डर ले लिए? हाँ, ऑर्डर ले लिया। और उसके बाद मैंने फिर सर को फोन किया। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। कहा अरे वाह, ऐसा कैसे? मैंने कहा भाई बस हो गया, आ जाइए। उन्होंने कहा ठीक है। और इस तरीके से हमने वेस्टीज की शुरुआत किया। उन लोगों को प्रोडक्ट्स पहुंचवाया, सबको प्रोडक्ट ले जाके दिया। और हर तीसरे चौथे दिन सबसे पूछता था, तब प्रोडक्ट यूज हो रहा है ना, कोई कैसा महसूस हो रहा है, मजा आ रहा है ना?
तो बार बार फॉलो अप करते थे बेसिकली, हाँ। लोगों के पास जाते थे, पूछते थे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे, हाँ, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि मैं एक बात समझ चुका था कि ये डायरेक्ट सेलिंग, जो लोग ये समझते हैं जोड़ने का या बेचने का काम है, मैं ये बात समझ गया था कि एक्चुअल में अगर जोड़ने से और बेचने से इंसान करोड़पति बन जाता तो इस दुनिया में हर आदमी ही करोड़पति होता। ट्रू। एक्चुअल में ये बिजनेस है सीखने का और सीख करके लोगों को सिखाने का। वेरी वेल। तो ये बात हमने शुरू किया सर। बिजनेस चल पड़ा था, लोग नहीं सर, बहुत आसान तो नहीं था। क्या हुआ? फिर मैंने प्लान पे काम शुरू किया। ओके, अभी तक माल बेच रहे थे, मंगा रहे थे, बेच रहे थे, अब प्लान, अब नेटवर्क। अब नेटवर्क पे काम शुरू किया। हाँ, तो फिर लोगों ने क्या कहा? सर 20 लोगों ने ऐसे कहा, अरे खुद तो दिखाई देता नहीं, कहाँ चक्कर में फंस गए हो यार। किसी ने कहा, अरे कोई मारेगा, गिर उड़ जाओगे, चोट उट लग जाएगी। ऐसे ही मैं चुपचाप सुनता था लोगों की बात। तो कुछ लोग कहते थे, और भाई स्पाइरुलिना, और भाई नोनी, क्या हालचाल है? मैं कहता था बहुत मस्त है, साथ में फ्लैक्स भी है। क्रिटिसाइज करते थे लोग बहुत बहुत, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत दर्द होता होगा इरशाद भाई। सर जो मेरी जिंदगी थी ना, उससे बड़ा दर्द ये नहीं था। मेरे जो कारण थे ना, और जो आज मेरे कारण है ना, वही कारण है कि आपने मुझे एक बार कॉल किया, मैंने कोई ना नुकुर किए बगैर तुरंत कहा यस। क्योंकि इंसान की जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बार बार दस्तक नहीं देती है। अगर एक बार दस्तक दे रही है और उस अपॉर्चुनिटी को हम नहीं पहचान रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी बड़ा धीरे से दरवाजे से सरक जाती है और फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं। एब्सोल्युटली। सो अब नेटवर्क बनना शुरू हो गया था। लोग कह रहे थे खुद तो दिखाई नहीं देता, दूसरों की जिंदगी में उजाला कैसे करेगा? जी इरशाद भाई, कैसा एक एक व्यक्ति को जोड़ा और ये नेटवर्क बनाया? सर देखिए, नेटवर्क बनाने की जहाँ तक बात है, मैं बहुत टफ सिचुएशन से गुजरा हूँ और मुझे पता है कि अगर मेरी जगह साधारण सोच का इंसान रहेगा तो वो गिव अप कर देगा। क्योंकि एक बार, मैं टाइम का बहुत पागल हूँ, आज भी पागल हूँ। अगर मैं किसी से कह दूं कि मैं 10 बजे मिलूंगा, तो मैं 10 बजे मिलूंगा उससे। हाँ, 9:59 पे जरूर मिलूंगा, 11 नहीं बजने दूंगा, 10:15 नहीं होने दूंगा। तो मैं एक आदमी से बोला था कि आपसे मिलूंगा। मैंने किसी से कहा कि भाई चलिए ना एक जगह, मुझे एक प्लान देना है। उस आदमी ने कह दिया कि ये दोपहर में हम तो नहीं जाएंगे, इतनी कड़ी धूप है और जो है जुलाई अगस्त का महीना है और इतना कड़ा धूप है, हम तो नहीं जाएंगे। चूंकि जबान मैंने दी थी तो मैं निकल गया पैदल और जा रहा था। एक मोटरसाइकिल वाले ने मार दिया, मेरे घुटने पे चोट लगी और मैं गिर गया और आधे घंटे तक मुझे गश्ती आ गई, बेहोशी आ गई और मैं जब जगा, होश आया तो मुझे लगा मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। लेकिन सुना था कहीं से कि पैर की उंगली हिला के देखो, तो मैंने हिला के देखा तो मैं खुश हो गया अंदर से। मैंने कहा मजा आ गया, पैर फ्रैक्चर नहीं है, अब ठीक है। मैं खड़ा हुआ, मैं खड़ा हो गया और फिर थोड़ा वहाँ पे रिलैक्स किया और फिर निकला। लेकिन मैं गया, उस आदमी को प्लान दिखाया। मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी है, प्लान दिखाना है। प्लान दिखाया मैं और वो आदमी मेरे साथ ज्वाइन कर गया। वेरी गुड। अगर मैंने उस वक्त अकेले जाने का निर्णय नहीं लिया होता तो आज मेरे नेटवर्क में लोग नहीं होते। True. मैं वहां से चलता था, मुझे 2 बार मोटरसाइकिल से चोट लगी, कभी मैंने गिव अप नहीं किया। मैं एक बार आजमगढ़ गया मीटिंग करने के लिए, मेरा अपॉइंटमेंट था। मैं जा रहा था, सठियाओं एक मोड़ है, वहीं पे एक गड्ढा था सीवर का, 6 फीट गहरे गड्ढे में मैं गिर गया था क्योंकि मैं अकेला था। बहुत आसान नहीं था मेरे लिए, मैं वहां भी गिव अप कर सकता था। लेकिन मैं जब बाहर आया तो किसी तरीके से, चोट तो मुझे लगी थी,
इत्तेफाक से एक डॉक्टर थे मेरे नेटवर्क में, उधर से जा रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आपको चोट लगी है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा सर आप झूठ बोल सकते हैं, आपका कपड़ा नहीं झूठ बोल सकता है, आप अभी कीचड़ में गिरे थे। और फिर वो अपने डिस्पेंसरी पे लेकर गए, उन्होंने मेरा पूरा जो है ये स्पिरिट से धुला उला साफ किया और फिर मुझे दवाएं लगाई। फिर मैंने उनसे कहा सर चलिए, क्योंकि मुझे उन्हीं के टीम में मीटिंग करना था, मैंने कहा सर चलिए मीटिंग करना है। कह रहे सर इतना चोट लगा है। मैंने कहा सर टेंशन नहीं लीजिए, ये मीटिंग हो जाएगी ना, सब काम हो जाएगा ना, मैं कार फंड अचीवर बन जाऊंगा, एक कार ले लूंगा, मैं बहुत सेफ हो जाऊंगा। ये सब जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं, ये होते रहते हैं। क्या जॉब में नहीं होता है? क्या छोटी दुकान में नहीं होता है? कहाँ नहीं होता है? अगर यहाँ हो गया तो कौन सा नया है? और जिंदगी मेरी है, निर्णय मैंने लिया है, बड़ा मुझे करना है, तो इसकी कीमत कौन देगा? दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा आपने इरशाद भाई को सुना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बताया, डिसीजन इरशाद भाई का था डायरेक्ट सेलिंग में आने का, वेस्टीज में आने का। जिद उनकी थी, बहुत बड़ा उन्हें करना था। जब लोगों ने सहारा देने से मना कर दिया, सब जानते हैं कि वो देख नहीं सकते, ये भी वो सोच सकते थे कि चलो नहीं जाता उस व्यक्ति को, प्लान नहीं दिखाता। बहुत सारे लोग, हम लोग केवल एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं जिंदगी में। शायद उस दिन इरशाद भाई भी एक्सक्यूज ढूंढ सकते थे और नहीं जाते प्लान दिखाने, शायद वो व्यक्ति इनके साथ ज्वाइन नहीं होता और शायद इरशाद भाई का नेटवर्क इतना बड़ा नहीं होता। गिव अप करना कितना आसान है दोस्तों, कितना आसान। और आज हम लोग कितनी सारी बातों में एक मिनट में कई डिसीजन, उथल पुथल, ये वो सोचने लग जाते हैं। हम सोचते हैं यार अच्छा ये हो गया, चल छोड़ देता हूं, अरे ये हो गया, ये रहने दे। बट पकड़ के रखना कितना मुश्किल है। 6 फीट गड्ढे में गिर जाना, फिर उठना, और कोई मदद कर दे उससे मदद लेना, और फिर मीटिंग करना, नेटवर्क बनाना, यही तो एक पागलपन है दोस्तों। लोग अक्सर कहते हैं सफलता नहीं मिलती। मैं हमेशा कहता हूं सफलता के लिए पागलपन बहुत जरूरी है। बिना पागलपन के तो शायद सफलता भी आपसे कोसों दूर चली जाएगी। इरशाद भाई, सब कुछ चल रहा था सही मायने में। जब पहला महीना खत्म हुआ तो पैसे कितने आए वेस्टीज से? सर पैसे तो बहुत ज्यादा नहीं है। कितने आए थे? चेक कितना था पहला? 200 कुछ रुपए का चेक। 200 रुपए का चेक आया था इरशाद भाई का पहला महीने का वेस्टीज से। और दूसरे, तीसरे, चौथे महीने का चेक कितना? दूसरे तीसरे महीने कुछ नहीं आया था। कुछ नहीं आया? नहीं। तो आपको लगा नहीं यार ये क्या बिजनेस है? पहले महीने 200 का आया, फिर उसके बाद कुछ नहीं आ रहा, मेरे को 1 साल का टाइम मेरे पेरेंट्स ने दिया है, अब तो मैं खत्म हो जाऊंगा यार, छोड़ देता हूं, मैं भी चला जाता हूं वापस अपनी मम्मी पापा और अपने कुछ भी करने के लिए जो वो कहें। नहीं, ये नहीं कर सकता था, मैं छोड़ नहीं सकता था। मैं किसान की तरह सोचता था, और तब भी सोचता था, आज भी सोचता हूं। क्या खेत में आप एक बीज लगाते हैं और वो बीज आपको तुरंत फल दे देता है क्या? नहीं। मैं बीज लगा रहा था और मैं वेस्टीज करने आया था बहुत सॉलिड डिसीजन से, बहुत सॉलिड डिसीजन से। विजय मिश्रा जी ने मुझसे एक बार पूछा था, मैंने बहुत क्लियर कट उनको आंसर दिया था। मैंने कहा अगर 1 साल में 1 लाइन चलाएंगे उसको मजबूत करेंगे, दूसरे साल में दूसरी लाइन चलाएंगे उसको मजबूत करेंगे, तीसरे साल में तीसरी लाइन चलाएंगे उसको मजबूत करेंगे, चौथे लाइन में चौथी लाइन चलाएंगे उसको मजबूत करेंगे, 5वें लाइन में 5वीं लाइन चलाएंगे उसको मजबूत करेंगे, 6वीं लाइन में 6वें साल 6वीं लाइन चलाएंगे उसको मजबूत करेंगे। तब भी ऑन एवरेज 1-1.5 लाख तो महीने में आएगा। अगर 6 साल बाद मैं 1 लाख रुपए महीना भी कमाया तो आंख वालों से अच्छी जिंदगी तो मैं जीऊंगा, खराब तो नहीं। और 6 महीने बाद, 1 साल बाद वेस्टीज में कितना इनकम आने लग गई थी? चौथे महीने में सिल्वर कर गया था। चौथे महीने सिल्वर डायरेक्टर। हाँ। और डायरेक्टर कौन बना था आपके नीचे? डॉक्टर दिलीप सिंह। डॉक्टर दिलीप सिंह। और कैसे मीटिंग करने जाते थे? कोई सहारा किसी को रखा था, कोई साथ में था जिसको आप लेके जाते थे, या डाउनलाइन को कहते थे चलो आओ मेरे को लेके जाओ? सर देखिए, किसी को कह नहीं सकता था, ठीक है। मैं जान हथेली पे लेके चलता था, क्योंकि एक बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका था
कि अगर मैंने किसी से कहा मुझे दो, तो हर इंसान लेना चाहता है, देना कोई नहीं चाहता। 10,000 रुपए का चेक कब आया था? चौथे महीने आ गया। सिल्वर डायरेक्टर पे कितना चेक आया था? सिल्वर डायरेक्टर बना था 12,000 कुछ की चेक, लेकिन ट्रैवल फंड और टीडीएस मेरा फ्लैट कट गया था, तो मुझको मिला था 8,000 कुछ सौ रुपए। 8,000 रुपए घर पे दिखाया था? सबसे पहले चेक ले जाके मम्मा को दिखाया था। मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा बेटा अच्छी बात है, लेकिन ये हर महीने आएगा? मैंने कहा ऑफ कोर्स आएगा। मैंने कहा मम्मा काम है तो आएगा ही पैसा। ट्रू। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तुम 5वें महीने कितना आया? 5वें महीने 3500 रुपये आया। 3500 रुपए आया। मम्मा को दिखाया? हाँ बिल्कुल दिखाया। तो मम्मा ने कहा नहीं, पहले 8,000 आ गया, अब 3500 आ गया, कौन से बिजनेस में हो? नहीं, उसने कहा ये कैसा काम है? मैंने कहा मम्मा यही तो बिजनेस है। दुकान खोले थे, कभी 25 रुपए बिकता था, कभी 10,000 बिकता था, तो यही तो एक्चुअल में ये बिजनेस है। ओके। फिर अगले महीने 5200 आया, फिर उसके अगले महीने 6500 आया, फिर उसके अगले महीने 7200 आया, फिर उसके अगले महीने 11,000 आया, फिर उसके अगले महीने 25,000 आया। सिल्वर लेवल पे 25,000 की आमदनी मैंने की। सिल्वर डायरेक्टर पे 25,000 रुपए, और ये बात है 2011 के आसपास। जी 2011 फरवरी। 2011 फरवरी दोस्तों, 2011 फरवरी जो सिल्वर डायरेक्टर 25,000 रुपए इरशाद भाई ले चुके थे। इरशाद भाई अब समझ आ रहा था कि मेरे को इसमें आगे जाना है और मेरे को अब बहुत बड़ी इनकम, जो ड्रीम्स बनाए थे वो पूरे करने हैं। पूरा दिख रहा था समझ में, तो मुझे पहले दिन से आ रहा था, तभी तो इतना जुनून से कर रहा था। और मार्च 2011 की चेक थी 38,000 रुपए। 38,000 रुपए? हाँ, मैंने गोल्ड कर लिया था। एक्सीलेंट। 5 साल बाद कितनी चेक हो गई थी? 1 लाख रुपए की चेक कब आई इरशाद भाई? 1 साल की 1 लाख रुपए की चेक सर आई, उसमें टाइम लग गया। हाँ, कितना टाइम लगा? करीब मुझे लग गया 8 साल। 8 साल? कोई बात नहीं, 8 साल लगे 1 लाख रुपए की चेक तक। बट जो 8 सालों का सफर था उसमें कितनी चेक आती रहती थी आपको हर महीने ऑन एन एवरेज? ऑन एवरेज मेरा औसत जो है सालाना वित्तीय वर्ष में 6 लाख से नीचे जो है दूसरे साल के बाद से कभी नहीं रहा। दूसरे साल यानी कि 2011 जब खत्म हुआ और 12 शुरू हुआ, तब से 2012 से 2018 तक ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच की चेक आती रही। हाँ, रेगुलर रहा। रेगुलर। मेरे वेस्टीज के कैरियर के रिकॉर्ड में मैं सिंगल 1 मंथ नॉन क्वालिफाइड। 1 महीना भी ऐसा नहीं हुआ जिस महीने आप नॉन क्वालिफाइड हो। हर मतलब आज तक की बात कर रहे हो? हाँ, आज तक की बात कर रहे हो। कंपनी अभी क्लोज कर आज तक 2010 और 2021 दोस्तों, 1 महीना, नॉट इवन अ सिंगल मंथ, जब इरशाद भाई ने अपना लेवल कंप्लीट ना किया हो। वो कह रहे हैं मैं आज बिजनेस छोड़ दूंगा। 1 महीना ऐसा नहीं था दोस्तों। जस्ट इमेजिन क्या क्या परिस्थितियों से ये गुजरे होंगे, कैसे कैसे एक एक के पास जाके इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया होगा, क्या क्या लोगों को कहा होगा और क्या क्या इन्होंने सुना होगा, और फिर भी गिव अप नहीं। 8 साल बाद 1 लाख रुपए का चेक आया। 1 लाख रुपए का चेक, अब बाद में बात करेंगे। 1 साल बाद कितना चेक आया था? जो मम्मा 50,000 मम्मा को जाके दिखाया तो मम्मा ने क्या बोला? मम्मा ने उस वक्त क्या बोला था? मैंने कहा मम्मा मेरी आपकी ये डेट तय हो गई है, 1 साल पूरे हो गए, हम लोग हिसाब देख लेते हैं, अब आगे बताइए आप क्या चाहती हैं। तो उन्होंने पूछा कितना है, मैंने कहा ये चेक आपका है, देख लीजिए आप। क्योंकि बताती तो हर महीने आप ही हैं। मैं तो बताता नहीं हूं, क्योंकि ये मैंने तय किया था कि 1 साल तक ये चेक मैं अपनी मम्मा के नाम से ही लूंगा। क्योंकि लोग कहते थे कि तेरी किस्मत खराब है तभी तो तू अंधा हो गया। एक ज्योतिष ने मुझको कहा था कि तू तो डायरेक्ट सेलिंग में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता है। मैं उस आदमी का नाम भी बता सकता हूं। तो उसने कहा था कि आप तो डायरेक्ट सेलिंग में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, भूल से मत जाइएगा डायरेक्ट सेलिंग में। और मैं जब उनको 38,000 की चेक दिखाया तो वो दिन और आज का दिन फिर दोबारा वो मुझसे कभी नहीं मिले। मम्मा ने क्या कहा 1 साल बाद? मम्मा ने मुझसे कहा बेटा तेरा ये काम बड़ा शानदार है, अब दुनिया की कोई ताकत तुझको समझावे ये काम नहीं छोड़ना। मैं 30 साल की नौकरी नहीं कर पाई अभी,
और 30,000 नहीं कमा पाई। 85 से लेके 2011 में मेरी मम्मा की सैलरी जो थी वो 30,000 के आसपास थी। और उन्होंने कहा तेरा काम कितना शानदार है कि ये तुझे 1 साल में 50,000 दे रहा है। और बेटा अब दुनिया में कुछ भी कोई समझावे, इस काम को छोड़ना नहीं, इस काम को ढंग से करना। एक दिन आएगा जब तू 5 लाख कमाएगा, लोग भूल जाएंगे कि तुझको दिखता है नहीं दिखता है, लोग तेरे शर्ट की बटन बंद करने को तैयार रहेंगे और लोग तुझे जूता भी पहनाने को तैयार रहेंगे। सेलिब्रिटी बन जाओगे आप। 1 लाख रुपए का चेक 8 साल बाद आ गया, राइट? घर वालों ने कभी फोर्स किया कि शादी करनी है? हाँ बिल्कुल। जब मेरी मम्मा एक्सपायर कर गई 2011 में, ये एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी मेरे जिंदगी में हुआ कि जैसे मेरी 50,000 की चेक आई, उसके बाद मेरे घर में मेरी मम्मा की हालत और ख़राब हो गई और वो कोमा में चली गई। चूँकि मेरी आँख ख़राब होने से तो वो डिप्रेशन में रहती ही थी, तो बहुत ज़्यादा उनको उलझन हो गई और वो धीरे धीरे कोमा में चली गई। और फिर एक दिन उनको होश आया और वो दिन ही मेरी ज़िंदगी में वेस्टीज का पहला दिन था जब मैंने कोई मीटिंग कैंसिल की थी। वरना वो दिन और आज का दिन मैंने कभी कोई मीटिंग कैंसिल नहीं की। ज़बान दे दिया, आंधी आवे तूफान आवे कुछ भी हो जावे, ड्राइवर रहे नहीं रहे, मीटिंग होगी। वो दिन जिंदगी में मेरा एक बस अकेला दिन है जिसमें मैंने मीटिंग कैंसिल किया था। मुझे सुबह सुबह मैं सो के जगा तो मुझे अचानक से कुछ हुआ। मैंने फ़ोन किया जिनके यहाँ मीटिंग करना था, मैंने कहा सर आज मैं मीटिंग नहीं कर पाऊँगा, मेरी तबीयत लग नहीं रही, मुझे बहुत उलझन हो रही है। और मेरी मम्मा को होश आया, उसने कहा इरशाद कहाँ है? मैंने कहा मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उसने कहा बेटा देख, तेरे अकाउंट में भी पैसा है, मेरे अकाउंट में भी पैसा है, जा बैंक से निकाल के ले आ, मेरे घर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। और तू एक बात बता बेटा कि तू मेरे बच्चियों का ख्याल रखेगा ना? और मैंने वो दिन प्रॉमिस किया था कि मैं इनको अपने जो है कलेजे की तरह रखूँगा, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपनी उस वादे को पूरी तरह निभाता हूँ। आज भी निभाता हूँ। शादी की बात कैसे आई? अब घर में कोई था नहीं वैसा, तो घर कैसे मैनेज हो? मेरे पापा ने बहुत प्रेशर बनाया। उसके पहले जब भी शादी की बात होती थी तो मैं कहता था कि मैं ग्रेजुएट लड़की से शादी करूंगा। तो उस वक्त लोग बड़ा हंसते थे और कहते थे कि ये तुझसे कौन ग्रेजुएट लड़की शादी करेगी? तो मैं कहता था कि एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, बिना ढूंढे 2-4 मिलते हैं। तो फिर मेरी मम्मी के एक्सपायर होने के समय जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो फिर इनके भैया लोग आए थे। ओके। और राबिया, आप हमारे साथ हैं और आपके भैया और फैमिली ने इरशाद भाई को देखा और शादी की बात शुरू हुई, राइट? जब आपको पता चला कि इरशाद भाई से शादी होनी है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में क्या आया कि 2 चीजें, पहला कि आप एक उस व्यक्ति की वाइफ बनने जा रही हैं जिसको दिखाई नहीं देता, राइट? और दूसरा वो कमाता जो है वो पता ही नहीं क्या है। तो क्या थॉट था आपका? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर किसने डिसीजन लिया? फैमिली ने डिसीजन लिया कि अब बस आपको कर? मेरी भाभी मुझसे एक क्वेश्चन की थी कि ऐसा ऐसा है, भाईजान आपके चाह रहे हैं। तो मैं बोली कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पहले तो ज़्यादातर ऐसे ही होता था, हम लोग तो ऐसे ही किए कि फैमिली पे ही छोड़ देते थे। जो फैमिली डिसाइड कर ले बस वही। और मैं सबसे छोटी भी थी तो भैया लोग के सामने बोल भी नहीं पाती थी। तो भाभी पूछी तो हम बोले कि मुझे नहीं मालूम, आपको जो बेहतर लग रहा है। जो बेहतर लग रहा है, जो फैमिली को ठीक लग रहा है, जो बड़े भैया को ठीक लग रहा है, बस वो बता रहे हैं। तो शादी हो गई, राइट? शादी के बाद ऑब्वियसली अब एक्चुअल प्रॉब्लम्स फेस करनी थी, क्योंकि नेचुरल है, हम जब जानते हैं कि इरशाद भाई को। और तब कैसी जिंदगी चली, कैसे होता था दिन में? बहुत टफ रहा जिंदगी, अभी भी कभी कभी बहुत टफ हो जाता है। टफ रहा, लेकिन बस ये था कि ऊपर वाले की मर्जी थी और कामयाबी हर इंसान चाहता है कि हम
आगे बढ़े। तो कामयाबी होती गई तो एक एक चीज को ना पा करके इंसान सब कुछ पा लेता है। तो वो है यहाँ पे। एक चीज को ना पाके बाकी सब पा लेता है। वंडरफुल, राइट। इरशाद भाई, हाईएस्ट चेक वेस्टीज से कितना आया? 2 लाख प्लस का है। 2 लाख रुपए जी। दोस्तों, 2 लाख से ज्यादा का चेक इरशाद भाई ले चुके। ऑन एन एवरेज कितनी इनकम हर महीने के आसपास? लॉकडाउन से पहले सर 18 लाख एवरेज रहता था सालाना। 18 लाख रुपए एक साल के? हाँ, के ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए लॉकडाउन से पहले। जी, राइट। ये ऑटो, हाँ, अभी लॉकडाउन में भी लाख रुपए के आसपास है। लाख रुपए अभी भी दोस्तों। कोविड से पहले, क्योंकि जब इरशाद भाई जा सकते थे, मीटिंग करते थे, सब कुछ करते थे, तकरीबन 18 लाख रुपए साल के वो वेस्टीज से कमाते थे। और आज भी वो कह रहे हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा वो आज भी वेस्टीज से एवरी मंथ कमा रहे हैं। गाड़ी कौन सी ली इरशाद भाई? अभी तक मेरी 2 गाड़ियां हैं। 2 गाड़ियां? जी, एक तो फोर्ड की फिगो टाइटेनियम लिया। फोर्ड फिगो, वाओ, टाइटेनियम लिया था। हाँ, कितने की गाड़ी है? उस वक्त 7.5 लाख रुपए के। 7.5 लाख रुपए की पहली गाड़ी। दूसरी गाड़ी मैंने लिया है सेवरलेट की सेल सेडॉन। कितने की? करीब 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए की दूसरी गाड़ी। दोस्तों, 2 गाड़ियां इरशाद भाई ले चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे, अरे इरशाद भाई ने 2 गाड़ियां क्यों ली? इरशाद भाई जी, चलाने का मजा तो ले नहीं सकते, ली क्यों? देखिए, उसके 2 वजह है। 2 वजह है। कौन सी वजह है? एक तो वजह यह है कि मैं अपनी जिंदगी को फील कराना चाहता हूं, यस, मैं भी आम लोगों की तरह जी रहा हूं। एक्सीलेंट। और दूसरा जो कारण है वो ये है कि मैं लोगों को ये फील कराना चाहता हूं कि अगर मेरे जैसा इंसान इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टू गुड। आप क्यों नहीं? इरशाद भाई आप सब लोगों से पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं? वो खुद कह रहे हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपनी जिंदगी को चेंज कर चुका हूं। 11 साल का सफर तकरीबन उससे ज्यादा इरशाद भाई को हो चुका है। उन्होंने कहा सालाना इनकम तकरीबन 18 लाख रुपए से ज्यादा। 8 साल लगे 1 लाख रुपए तक पहुंचने में। तकरीबन 2018 से पहले यानी कि 2010 में ज्वाइन किया और 2017 तक 1 लाख रुपए पे पहुंचे और उसके बाद 2 लाख रुपए का भी हाईएस्ट चेक वो ले जा चुके। जस्ट इमेजिन गाइस, जस्ट इमेजिन। और जब इरशाद भाई पूछ रहे हैं मेरे जैसा व्यक्ति कर सकता है, तो आप सब लोगों को अपने आप से पूछने की जरूरत है, आप, यस यू, आप कब? इरशाद भाई, लाइफ बहुत स्ट्रगल थी, नो डाउट, सब कुछ था। अब शादी हो गई, राइट? चाहते थे ग्रेजुएट से शादी करना। राबिया, ग्रेजुएट राबिया, कितना ग्रेजुएशन किया? क्या किया था आपने? बीए किया है, बीकॉम किया? बीए किया, राइट? कहां से किया था बीए? बिहार से, राइट? ओके, बिहार से किया आपने। इरशाद भाई, और अब आप फादर बन चुके जी। बेटी जी कब हुई? 15 नवंबर 2019 नहीं 2019 को। 2019, 15 नवंबर 2019, राइट? और अब ऑब्वियसली लक्ष्मी खुद घर आ गई थी, राइट? हैं? और ऑब्वियसली काम बहुत सही चल रहा था, इनकम भी आ रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। अब लाइफ, एक फादर जब बने, तो जो दिन थे 2010 के, जब आपने बताया कि आपके पेरेंट्स और आपने एक वादा किया था कि आप अपने बच्चों को वो कमी नहीं होने देंगे, तो आज वो वादा? सर, मैं तो पूरी तरह से उसको केयर कर रहा हूं और सिर्फ अपने बच्ची को ही नहीं केयर कर रहा हूं, बल्कि मैं अपनी बहनों की भी, बच्चियों का या बच्चों का उतना ही केयर करना चाहता हूं और कर भी लेता हूं जितना, क्योंकि मैं किसी को कोई फर्क नहीं समझता और मैं अपनी लायबिलिटीज को अच्छी तरह निभाने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर ये उंगली को आपस में बांध के रखा जाए तभी ये हाथ है, वरना ये हाथ नहीं है। एब्सोल्युटली। तो मैं इसमें विश्वास करता हूँ। 2 गाड़ियां ले चुके, इतना पैसा, आज बैंक बैलेंस, घर,
लिया अभी तक नहीं लिया? नहीं, अभी घर मैं 2022 में अपना बनवाने जा रहा हूँ। अपना बनवाने जा रहे हो? जी। राइट, ड्रीम हाउस नहीं, दिमाग ड्रीम हाउस में तो है नहीं कुछ है सर। कि कैसा बनवाना है, या क्यों 2022 में ही क्यों? 2022 में इसलिए क्योंकि 2021 में उसमें बनवाने का शुरुआत करना था, लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया 2022 के शुरुआत में उसमें काम करेंगे। ओके। और वो ड्रीम हाउस नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो ड्रीम हाउस है वो बहुत बड़ा है। ओके। मैं एक 5000 स्क्वायर फीट में 5000 स्क्वायर फीट? जी, 5000 स्क्वायर फीट में मैं अपना ड्रीम हाउस बनवाऊंगा, और उसके पूरे नक्शे मेरे पास है, मेरे माइंड में है। और मैं उसको इमेजिन करता हूँ, उसमें दुनिया की हर फैसिलिटीज भी मैं रखूंगा, और साथ ही साथ उसी ड्रीम हाउस में मैं एक ग्राउंड पे हॉल रखूंगा, जिसमें मैं अपने पूरे टीम के साथ मीटिंग भी कर सकूं। मीटिंग के लिए भी एक ऑफिस और एक ट्रेनिंग रूम भी बनाएंगे घर में, टीम के लिए, जहां पे वहां पे खुद आप मीटिंग करें। राइट। इरशाद भाई, कुछ वर्ड राइट आपके सामने रखूंगा, आपके दिमाग में जो आ रहा है आप बोल दीजिएगा, ठीक है? जो भी आपके दिमाग में आए उस वर्ड को देख के। गोल। गोल लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर गोल नहीं है तो आपकी पूरी जिंदगी गोल गोल है। आपकी जिंदगी पूरी गोल गोल है। वंडरफुल। लग्जरी। लग्जरियस जिंदगी की एक चाहत है, और लग्जरियस अगर आप हासिल करते हैं तो जिंदगी में बहुत कुछ आप इंजॉय कर सकते हैं, और लग्जरियस हासिल करना चाहिए। और लग्जरियस को कभी भी निगेटिव नज़रिए से मत देखिए, क्योंकि पॉजिटिव नज़रिए से लग्जरियस को देखेंगे तो लग्जरियस इज अ वेरी बिग थिंग्स। सबसे ज्यादा प्यार किसको? सबसे ज़्यादा प्यार की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने आप को और अपने प्रोफेशन को करता हूँ। अपने प्रोफेशन यानी कि डायरेक्ट सेलिंग? जी, वेस्टीज को। वेस्टीज। मेरा दूसरा क्वेश्चन था वेस्टीज। वेस्टीज इज माई लाइफ, वेस्टीज इज माई आइडेंटिफिकेशन, एंड वेस्टीज इज द होल एंड सोल। होल एंड सोल ऑफ योर लाइफ। ओके। एक ऐसी चीज जो आप लाइफ में करना चाहते हो? मेरा लक्ष्य है कि मैं मरने से पहले एक ऐसे सिग्निफिकेंस पे पहुंचूं कि जब मैं मरूं, मेरा जनाजा निकले, तो लोगों के दिल में एक बात हो कि इस दुनिया से एक लीजेंड पर्सनालिटी चला गया, जो खुद तो देख नहीं सकता था, लेकिन जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव कर दिया। करोड़ों लोगों की जिंदगी में उजाला कर दिया। वाह। करोड़ों लोगों की जिंदगी में ऑब्जेक्टिव, अक्सर हम अपनी जिंदगी के मकसद चूज करते हैं, तो इरशाद भाई ये मकसद जो आपने चूज किया, इट्स सो प्योर और सो नाइस। जाने से पहले ऑब्वियसली वक्त ऐसा चल रहा है, हम सब लोग जानते हैं, मन तो नहीं करता आपसे, ऐसा लगता है कि बस बातें करते चले जाएं, बट वक्त इजाजत नहीं देता। राइट। जाने से पहले एक मैसेज चाहेंगे आपकी जुबानी, एक यंग जनरेशन, क्योंकि आज हम सब जानते हैं यूथ बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान भी एक यंग कंट्री है, यूथ के लिए और हेल्थ, ये दोनों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि अगर एक इंसान कोई काम कर सकता है तो जो चाहे वही काम वो भी कर सकता है। शर्त बस इतनी है कि जो जो उसने किया है वो उसको करना पड़ेगा। यूथ के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। डायरेक्ट सेलिंग को एक प्रोफेशन समझिए, और प्रोफेशन समझ करके इसको एजुकेशन इसका लीजिए। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की एक लाइफ साइकिल है। अगर आपको कोई 2 साल या 3 साल या 5 साल या 10 साल में बहकाने आता है तो मत बहकिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की एक लाइफ साइकिल है, और वो लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेज हैं, और जो है उसमें सर्वाइवल स्टेज है, स्टेबिलिटी स्टेज है, सक्सेस स्टेज है, और तब जाके आफ्टर 25 ईयर, यस फ्रेंड्स, 25 साल अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे, एक मेंटोर्स के, एक अपलाइन के सानिध्य में अगर आप लगातार 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 काम करेंगे, तब जाके आपको हासिल होगी सिग्निफिकेंस। और अगर एक बार सिग्निफिकेंस मिल गई ना, तो जिंदगी आप कई जन्मों की जिंदगी जी डालेंगे।
तो सिग्निफिकेंस हासिल करने के लिए आइए। ये कोई खेल नहीं है कि आप इसको कभी ये कभी वो, तो मंकी छाप नेटवर्कर नहीं बनना है, एक प्योर नेटवर्कर बनना है। और कभी किसी के माइंडसेट को कंफ्यूज अगर कोई आपको करता है तो मैं आपसे चैलेंज करता हूं, आप कंफ्यूज मत होइए। मैं आपको एक बात कहता हूं गारंटी के साथ, और बहुत दिल से ये बात कह रहा हूं, मैं आज भी आपको चैलेंज करता हूं कि वेस्टीज जैसी मार्केटिंग प्लान, वेस्टीज जैसा प्रोडक्ट, वेस्टीज जैसी मैनेजमेंट की सोच अभी हिंदुस्तान में तो नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। अगर कोई एक ला के दिखा दे, मैं पूछता हूं सब ला दोगे? गौतम बाली कहां से लाओगे? दीपक सूद कहां से लाओगे? कन्वर वीर कहां से लाओगे? और ये 17 सालों का अनुभव कहां से लाओगे? फ्रेंड्स, अगर डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको करना है तो याद रखिएगा वो प्लेटफॉर्म चुनिए जो कम से कम 25 साल टिकी तो रहे। आप कहते हैं जेनरेशन बाय जेनरेशन पैसा देगा, जब प्लेटफॉर्म ही टिका नहीं रहेगा तो आपको जेनरेशन बाय जेनरेशन देगा कहां से? और आज वेस्टीज ने वो प्रूव कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि परिस्थितियां एक जैसी होती हैं। कुछ लोग खुद को तोड़ देते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आया है, मेरे नेटवर्क में उतार चढ़ाव नहीं आया है, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब पौधों पे पतझड़ होते हैं तभी पौधे और ज्यादा मजबूत होते हैं। बस आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको अपने निर्णय पे दृढ़ बने रहना है। आपको ये प्रूव करना है कि जो आपने डिसीजन लिया वो डिसीजन राइट डिसीजन है। एब्सोल्युटली। हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हेल्थ एक मैं कहने चाहूंगा कि हेल्थ कमाने वाली चीज है, क्योंकि हेल्थ कमाई जाती है, हेल्थ को संजोया जाता है। हेल्थ कहीं आपको अगर आपने हेल्थ के साथ मजाक किया और वो चली गई तो आप उसको पैसे से खरीद नहीं सकते। तो हेल्थ को संजो के रखिए, क्योंकि मैंने वेस्टीज की ही बदौलत बहुत कुछ किया है और मैं अपने डिसीजन पे बहुत खुश हूं। मैं सर एक वाकया लास्ट में बताना चाहूंगा। जब मेरे पापा बीमार थे और उनको मैंने 45 दिन आईसीयू में एडमिट किया था, 22 यूनिट ब्लड लगा था, और मैं आपको बताऊं अगर 6 यूनिट ब्लड हम घर वालों ने दिया था, उसके अलावा 16 यूनिट ब्लड हमारे नेटवर्क परिवार ने दिया था, हमारे वेस्टीज फैमिली ने दी थी। और मैं बहुत प्राउड करता हूं कि आज मैं इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूं, और इस डायरेक्ट सेलिंग ने मेरी जिंदगी तो बदली ही है, बल्कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। थैंक यू सो वेरी मच इरशाद भाई। रियली आपसे बात करके, आपके विचारों को जान के, आप लोगों को जान के आज बहुत बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा, आपने मेरी जिंदगी में ये मौका दिया, मुझको इस काबिल समझा। मैंने कोई मौका नहीं दिया इरशाद भाई, ये मौका आपने कमाया, ये मौका आपने कमाया। और आपने ही आज बताया कि गिव अप, कितने लोग इस मंच पे आना चाहते हैं, कितने लोग इस मंच पे मेरे सामने बैठना चाहते हैं, बट वो शायद वो खुद जानते नहीं कि वो कितनी जल्दी गिव अप कर देते हैं। ये आपने 8 साल जब हुए या 1 साल में 50,000 रुपए कमाया, या कितने लोगों की ना सुनी, कितने ठोकरें खाई। लोग आज ये बिलीव नहीं करते, लोग बहुत फास्ट मनी चाहते हैं, लोग चाहते हैं फट 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 सब हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर सफलता, आपने खुद कहा कि सफलता इतनी आसानी से मिल जाती तो फिर सारे सफल होते। और इरशाद भाई, शायद ये बहुत बहुत बड़ी हकीकत आज आपने इस हिंदुस्तान में यूथ को दिखाई, इंडिया को दिखाई, इंडियंस को दिखाई, और जाते जाते वेस्टिजियंस को भी दिखाई। दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के इस एपिसोड में आपने मिस्टर इरशाद की एक कहानी सुनी, उनकी स्ट्रगल आज हम सब लोगों को ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम कितना आसान चीजों पे अपने आप को गिव अप कर देते हैं, या आसान चीजें चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये सब चीजें बस फटाफट हमारे को मिल जाएं और हम ये बन जाएं, वो बन जाएं, या सफलता हमारे पास आए। बट शायद सफलता इतनी आसानी से मिलती तो सही मायने में, जैसा इरशाद भाई ने कहा, हम सब करोड़पति होते और इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। सफलता तो बहुत हार्डवर्क के बाद ही मिलती है, नेवर गिव अप एटीट्यूड के बाद ही मिलती है, जुनून अपने अंदर भर के ही मिलती है। दोस्तों, जाने से पहले केवल 5 मिनट आंखें बंद कीजिए और उन
सैनिकों को याद कीजिए जिन्होंने भारत की आजादी के लिए भी अपनी लाइफ गंवाई होगी। उनकी फैमिलीज को याद कीजिए जो शायद आज भी जनरेशन दर जनरेशन होंगे और किस हालत में होंगे मैं नहीं जानता, बट जस्ट इमेजिन, कुछ लोग अपनी कंट्री के लिए सर्व करते हैं, कुछ लोग वेस्टीज अपनी कंपनी के लिए सर्व करते हैं और कुछ लोग अपने लिए सर्व करते हैं। और यही तीनों में फर्क है दोस्तों, यही तीनों में फर्क है। जाने से पहले मैं फिर वंस अगेन आप सब लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा। और हां, भूलिए मत, आज का एपिसोड इरशाद भाई के साथ था और आने वाले वक्त में एक और यूथ आइकॉन के साथ हम वापस आपके सामने होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस, विश यू वेल।